हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 10.4 प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में यहां पर आपको बोला गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो ए क्रॉस बी का मापांक अर्थात परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ए क्रॉस बी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने दो तरीके के गुणनफल होते हैं, जिनमें से एक गुणनफल सीखा है हमने, जो कि है ए डॉट बी वाला। इसको हम बोलते थे अदिश गुणनफल। देखिए, ये हमने पिछली प्रश्नावलियों में सीख लिया, अदिश गुणनफल। अब दूसरा जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं हम सदिश गुणनफल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। इसको हम बोलते हैं सदिश गुणनफल। तो अब देखिए, पहला वाला अदिश गुणनफल तो हम समझ चुके हैं पहले ही पिछली प्रश्नावलियों में। अब बात आती है सदिश गुणनफल कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, उसको समझ लेते हैं, फिर प्रश्न पर हम आएंगे। तो देखिए, सदिश गुणनफल इसका मतलब होता है कि देखिए, आपके पास मान लीजिएगा एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मान लीजिएगा आपके पास ये बी वेक्टर है। अगर आपको इनका क्रॉस करना है अर्थात ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी ध्यान रखें, ए तथा बी वेक्टर के लंबवत एक वेक्टर होता है। तो यहां पर देखो, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आए, क्योंकि ये 3D में हम बात कर रहे हैं अर्थात 3 विमा में हम बात कर रहे हैं। तो दो सदिशों के लंबवत तीसरा सदिश जो होता है वो होता है हमारे पास सदिश गुणनफल से आता है, और जो आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। अर्थात कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो ए वेक्टर के भी लंबवत हो और बी वेक्टर के भी लंबवत हो, तो आप तुरंत बोल सकते हैं वो वेक्टर आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो यहां से सदिश गुणनफल का मतलब तो समझ में आ गया कि सदिश गुणनफल लंबवत सदिश निकालने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे हल करते हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखो कि आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देखिए, यहां पर हमने ये सीखा कि अदिश गुणनफल में हमारे पास चाहे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें, अर्थात हम किसी भी वेक्टर को पहले लिख रहे हैं, दोनों सही होते थे। लेकिन ध्यान रखें, सदिश गुणनफल में अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं, तो वो हमारे पास बराबर नहीं होता है। अर्थात क्रम विनिमय प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी अदिश गुणनफल में तो लगती है, लेकिन सदिश में नहीं लगती है। तो चूंकि देखो, यहां पर ए क्रॉस बी बोला गया है, इसलिए आप पहले ए को ही लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो देखिए ये आएगा आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप क्रॉस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए, गुणा कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो आई जे के होते हैं ये एक वृत्त पर चलते हैं एक तरीके से। जैसे मान लीजिएगा ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया आपके पास के कैप। तो देखिए, एक वृत्त में एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं ये। इसको हम दूसरे मेथड से भी आपको समझाएंगे, तो पहला मेथड अभी हम आपको यहां पर समझा रहे हैं, मेथड 1 लिख देते हैं। अब आप ये देखो कि कभी भी अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो देखो आई के साथ में जे आ रहा है लगातार, कोई भी आप गैप नहीं कर रहे हैं, तो वो सीधा के बराबर हो जाएगा। देखिए, आई क्रॉस जे के बराबर आ गया। अगर कभी आप आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो देखो आप ऐसे घूमोगे, आई क्रॉस के करोगे तो जे तो बीच में आ गया, क्योंकि एक बीच में आ गया तो ये होगा तो जे के बराबर है, लेकिन ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, तो माइनस जे कैप हो गया। इसी तरीके से अगर आप जे क्रॉस के करेंगे, तो देखो जे क्रॉस के में जे के डायरेक्ट बाद के आ रहा है, इसलिए ये केवल आई के बराबर हो जाएगा। अब आप यदि जे क्रॉस आई करेंगे, तो जे वेक्टर जे कैप क्रॉस आई कैप करोगे, तो देखो आपको दिशा तो यही चलनी है, क्योंकि देखो तीर इधर की तरफ ही लग रहे हैं। तो जे क्रॉस आई करोगे तो उसमें बीच में के आ गया, क्योंकि बीच में कोई दूसरा अवयव आ चुका है, इसलिए माइनस के कैप आप कर देंगे। अब देखिए, अगर आप यहां से के क्रॉस आई करते हैं, तो के क्रॉस आई करोगे तो देखो के डायरेक्ट बाद आई आ रहा है, तो ये जे आएगा और प्लस चिन्ह के साथ आएगा। अगर आप के क्रॉस जे करते हैं, तो देखिए के बाद तो आई आता है, लेकिन आपने तो के क्रॉस जे किया है, तो यहां पर आई तो आएगा, लेकिन वो माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो इस तरीके से आप इन सबको ध्यान रखेंगे इनको, और आपके पास ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो यहां पर देखो, मैं एक बात आपको और समझा देता हूं
कि अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं तो इनमें केवल माइनस चिन्ह का आपके पास अंतर आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप ये देखो आई क्रॉस के माइनस जे है जबकि के क्रॉस आई जे है, तो माइनस चिन्ह का अंतर आता है तो माइनस गुणा माइनस जे, तो ये जे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। चलिए अब प्रश्न पर आ जाते हैं, गुणा करेंगे। तो देखो आई कैप का गुणा 3 आई कैप से करोगे तो ध्यान रखो खुद का खुद से करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो आता है। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं 3 आई क्रॉस आई अर्थात आई कैप क्रॉस आई कैप। अब आई कैप का गुणा -2 जे कैप से करोगे तो -2 तो आपने बाहर लिख लिया क्योंकि ये तो अचर राशि है। यह आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ध्यान रखें पहले आई कैप है तो यहां पर पहले आपने आई कैप ही लिखा जाएगा आपकी द्वारा। फिर देखिए आई कैप का गुणा 2 के कैप से करोगे तो 2 तो आपने इधर लिख लिया और ये आई कैप क्रॉस के कैप आ गया। फिर देखिए -7 जे कैप का गुणा करेंगे 3 आई कैप से तो -7। अब देखिए जे कैप पहले लिखा है तो आपने यहां जे कैप लिखा क्रॉस आई कैप आपके पास आ गया और ये 7 गुणा 3 करोगे तो ये माइनस का 21 आ जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। फिर देखिए -7 जे कैप का गुणा -2 जे कैप से करोगे तो प्लस का 14 जे कैप क्रॉस जे कैप आ गया। फिर -7 जे कैप का गुणा 2 के कैप से करोगे तो -14 जे कैप क्रॉस के कैप आ जाएगा। फिर 7 के कैप का गुणा 3 आई कैप से करोगे तो देखिए ये आ जाएगा 21 के कैप क्रॉस आई कैप। फिर 7 के कैप का गुणा -2 जे कैप से करोगे तो -14 के कैप क्रॉस जे कैप आ गया। 7 के कैप का गुणा अब 2 के कैप से करना पड़ेगा तो 14 के कैप क्रॉस के कैप आपके पास आ जाएगा। तो अब आप ये देखो हमने आपको बताया का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात सदिश गुणनफल जीरो होता है। तो देखो ये क्रॉस ये जीरो हो गया। इस तरीके से देखो ये जे क्रॉस जे ये भी जीरो हो जाएगा, देखो ये भी जीरो हो जाएगा। अब या तो आप इनको याद रखो जो मैंने आपको यहां पर बताया, नहीं तो अगर आप ज्यादा प्रश्न करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आई क्रॉस जे देखो के बराबर होता है तो ये -2 के आ गया। फिर देखो आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होता है 2 है यहां पर तो ये -2 जे कैप आ गया। देखिए यहां पर 21 है और जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होता है, माइनस पहले से है तो प्लस का 21 के कैप आ गया। जे क्रॉस के आई के बराबर होता है आप देख सकते हो यहां से तो ये -14 आई कैप आ गया। देखो के क्रॉस आई है तो ये जे के बराबर होता है तो प्लस का 21 जे कैप आ गया। और अंत में देखो ये माइनस का 14 के क्रॉस जे है तो ये माइनस आई कैप होता है तो प्लस का आई कैप यहां से आ गया आपके पास। तो देखो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखिए ये आई कैप वाले पहले लिख लेते 14 आई कैप और ये -14 आई कैप, ये कैंसिल हो गए। जे कैप वाले लिखते हैं तो 21 जे कैप और ये -2 जे कैप तो 19 जे कैप आ गया आपके पास। और देखिए 21 के कैप -2 के कैप तो ये प्लस का 19 के कैप आ गया। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, या तो क्रॉस करके बोलो या फिर बोलो ए और बी का सदिश गुणनफल। अब आपसे तो देखो बोला गया है कि आपको तो जो ये वेक्टर आया ए क्रॉस बी इसका परिमाण ज्ञात करना है, क्योंकि ये चिन्ह जो होता था वो परिमाण के लिए हम बोलते थे सदिशों में। तो अब आपको परिमाण ज्ञात करना है तो इसलिए अब देखिए यहां पर आप ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करोगे अर्थात इस वेक्टर का परिमाण ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 का स्क्वायर 361। तो ये देखो ये आ गया 19√2। तो इस तरीके से आपके पास ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसका परिमाण 19√2 हो जाएगा। देखिए ये तो हमारे पास पहला मेथड रहा जिससे हमने आपको समझा दिया कि कैसे हम सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब हम दूसरा मेथड समझते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे करते थे। वो थोड़ा आसान है लेकिन दोनों मेथड समझना आपके लिए जरूरी है, इसलिए हमने आपको वो समझाया। तो देखिए मेथड 2, सबसे पहले तो हम ए वेक्टर लिख लेते हैं जो आपको दिया है, वो है आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप। बी वेक्टर लिख लेते हैं 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आपको बोला गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहां पर आप आई जे के सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखो चूंकि ए वेक्टर पहले लिखा हुआ है तो आप ए वेक्टर के गुणांक लिख लेंगे। तो आई के नीचे देखो इसका गुणांक 1 है, जे का गुणांक देखो -7 है और के का गुणांक 7 है, तो ये आपने ए वेक्टर के लिए लिख लिया। अब बी वेक्टर देखो बाद में लिखा था तो बी वेक्टर के लिए अब लिखेंगे। तो आई कैप का गुणांक देखो 3 है तो यहां 3 लिख दिया, जे कैप का गुणांक -2 है तो यहां -2 कर दिया
और के कैप का गुणांक 2 है तो यहां पर आपने 2 कर दिया। तो इस तरीके से अब देखो आप अब कैसे करते हैं उसको समझ लेती है। तो देखिए ये आ जाएगा आई कैप, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब सीधे यही मान आएगा, लेकिन मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं। तो -7 का गुणा अब आप 2 से करो तो ये आ गया -14। फिर देखिए यहां पर मैं कोष्टक बना देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। माइनस, अब देखिए -2 का गुणा आप 7 से करोगे तो ये भी -14 आपके पास आ जाएगा, प्लस जे कैप करते हैं। तो ये देखो आपने आई कैप का गुणा कर दिया। अब जे कैप का गुणा करने के लिए आपने जैसे आप मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह को हल करते थे वैसे यहां पर आई जे के को हल कर रहे हो। तो जे का करने के लिए गुणांक प्राप्त करने के लिए आप जे वाले पंक्ति और स्तंभों को हटा दो। तो देखो आपने इसको और इसको हटा दिया तो यहां से देखो अब जे वाले के करने के लिए आप क्या करते थे, यहां पर माइनस चिन्ह लगाते थे आव्यूह में, तो माइनस चिन्ह यहां पर आपने लगाया। अब देखो 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 आ गया, -3 का गुणा 7 से करोगे तो ये आपके पास 21 आ गया, प्लस अब देखिए के वाले को करेंगे तो अभी मैं जे वाले को हटा देता हूं। अब के का गुणांक ज्ञात करना है तो आप के वाले स्तंभ और पंक्ति को हटा देंगे। तो देखो 1 का गुणा -2 से करोगे तो आपके पास -2 आ गया, -3 का गुणा -7 से करोगे तो आपके पास -21 आ गया। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा आई कैप -14 + 14 माइनस जे कैप, देखो 2 -21 आ गया, प्लस के कैप ये आ गया -2 + 21। तो यहां से देखो आपने ये तो लिख दिया। अब यहां पर इसको थोड़ा सरल करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा -14 + 14 0 हो गया। तो बेसिकली आई कैप का कोई भी गुणांक नहीं आया, मतलब इसको हम हटा ही देंगे। अब देखो 2 - 21 -19 होता है, लेकिन यह माइनस पहले से है तो ये 19 जे कैप आ गया। 21 में से 2 घटाओगे तो 19 आया और के कैप आ जाएगा साथ में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी आपके पास 19 जे कैप + 19 के कैप आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं। तो यही दूसरा मेथड है कि हम जैसे आव्यूह को सरल करते थे उसी तरीके से यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात सदिश गुणनफल निकालते हैं। तो देखिए इस तरीके से देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालें तो देखो 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 प्लस इस 19 का स्क्वायर करोगे तो ये 361 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 361 गुणा 2, क्योंकि 2 बार जोड़ रहे हो तो इसलिए गुणा 2 लिख दिया। तो अब ये देखो 361 का वर्गमूल तो 19 होता है, तो यहां से 19 √2 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपने मेथड 2 से भी समझ लिया कि कैसे हम मेथड 2 से किसी दो वेक्टर्स का सदिश गुणनफल अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम यहां पर देखो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इसे सदिश गुणनफल ही क्यों बोला जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये हमारे पास देखो एक वेक्टर आ रहा है, मतलब आई जे के किसी भी रूप में आएगा तो ये देखो उन रूप में आ रहा है, तो ये आपके पास एक वेक्टर आ रहा है अर्थात एक सदिश आ रहा है, इसलिए हम ए क्रॉस बी को सदिश गुणनफल बोलते हैं। जबकि ए डॉट बी करते थे उसे हम जब सॉल्व करते थे तो हमारे पास कुछ ऐसे मान आते थे 4, 3, -2, -8 अर्थात अचर राशियां आती थी, तो वहां पर हम इसलिए उसको अदिश गुणनफल बोलते थे। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सदिश a + b वेक्टर और a वेक्टर - b वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां a वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप और b वेक्टर दिया हुआ है i कैप + 2j कैप - 2k कैप। तो सबसे पहले तो आप ये देखो लंब दिशा में ज्ञात करना है और मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश तो देखिए बाद में आएगा, पहले आप सदिश ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि यदि आपको कोई सदिश पता है तो आप मात्रक सदिश तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम a + b एक वेक्टर ये निकाल लेते हैं। तो a + b करते हैं तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप प्लस i कैप + 2j कैप - 2k कैप। ये आपने देखो a + b वेक्टर किया। तो यहां से आप ये देखो 3i कैप और i कैप मिलकर ये 4i कैप बन गया, 2j कैप और 2j कैप मिलकर ये आपके पास 4j कैप बन गया, और देखो ये 2k कैप और -2k कैप ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम a वेक्टर - b वेक्टर कर लेते हैं। तो देखो a वेक्टर - b वेक्टर यदि आप करोगे तो यहां से आप लिखोगे 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप माइनस i कैप + 2j कैप - 2k कैप। अब देखिए 3
आई कैप में से आप एक आई कैप घटाओगे तो दो आई कैप आ गया। दो जे कैप में से देखो यहां दो जे कैप प्लस का है, लेकिन चूंकि माइनस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहां पर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दो के कैप और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस दो के कैप, तो ये प्लस का चार के कैप आपके पास बन जाएगा। तो आपने ए प्लस बी वेक्टर ज्ञात कर लिया और ए माइनस बी वेक्टर ज्ञात कर लिया। अब आप ये देखो कि आपको तो बोला गया कि एक वेक्टर सदिश ए प्लस बी वेक्टर है। मान लीजिएगा ये कुछ ऐसा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एक वेक्टर है, देखो दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कहीं भी होगा लेकिन हम तो समझने के लिए देख रहे हैं। मान लीजिएगा ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब बोला गया है कि लंब दिशा में, अर्थात दोनों के लंबवत होना चाहिए एक वेक्टर। तो जैसे ही हमें पता लगा कि हमें इसके लंबवत और इसके दोनों के लंबवत हमें ज्ञात करना है कोई भी सदिश, अर्थात हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर तो ये था, क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहां से देखिए हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। तो ध्यान रखें पहले हमने ए प्लस बी लिख रहे हैं, तो यहां से देखो आई जे के लिखा। अब ए प्लस बी के गुणांक लिखते हैं, तो देखो चार चार, के का गुणांक कुछ है ही नहीं यहां पर तो जीरो लिख दिया। अब ए माइनस बी वेक्टर के लिए लिखते हैं, तो दो यहां पर जीरो आ गया और यहां पर चार आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि अब हम पहले तो लंबवत सदिश निकाल लेते हैं। लंबवत सदिश निकालने हम, इसका ध्यान रखें आप, जो दोनों के लंबवत है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो आई कैप, अब देखो चार क्रॉस चार मतलब 16 माइनस जीरो माइनस जे कैप, आप व्यू की तरह हल कर रहे हैं। तो चार गुणा चार 16 माइनस दो का गुणा जीरो से करेंगे तो ये जीरो आ गया, प्लस के कैप करते हैं तो चार का गुणा जीरो से करते हैं तो जीरो आ गया, माइनस दो का गुणा चार से करते हैं तो ये आपके पास 8 आ गया। तो देखो ये आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। तो ये आपके पास लंबवत सदिश देखो आ चुका है। अब लेकिन आपको तो बोला लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मात्रक अर्थात इकाई सदिश। तो देखो हमने सीखा था कि मात्रक सदिश अगर आपको ज्ञात करना होता है तो आप उस सदिश को उसके परमाण से विभाजित कर देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटे इस सदिश का परमाण। तो देखो 16 का वर्ग 256 प्लस माइनस 16 का वर्ग ये भी 256 प्लस माइनस 8 का वर्ग ये 64 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटे, अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है 64 गुणा 9। देखो कैसे हम बता पा रहे हैं, वैसे तो आप इसको हल कर सकते हो लेकिन हम इसलिए लिख पा रहे हैं जल्दी से क्योंकि ये देखो 64 गुणा 4 है, 64 गुणा 4 और ये 64 है, 64 ओवेनिस्ट लोगे तो आपके पास गुणा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये हल कर कर यहां से देखो 3 आएगा इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल 8 आएगा अर्थात 24 आ जाएगा। तो ये आपके पास देखो आ जाएगा 8 कॉमन ले लेते हैं तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे 8 गुणा 3 मतलब 24 आ जाएगा। तो देखो 8 से 24 कैंसिल किया तो 3 बार हो गया। तो इस तरीके से अब देखिए आपके पास ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे 3। तो इस तरीके से आपके पास उत्तर आ गया है कि उन दोनों वेक्टर की लंबवत दिशा में मात्रक सदिश आपके पास 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बटे 3 आएगा। अब यहां पर हम एक बात को और समझ लेते हैं। देखिए यहां पर आपको ये नहीं बोला गया था कि आपको पहले कौन सा वेक्टर लिखना है, जैसे हमने तो यहां पर देखो पहले ए प्लस बी को लिखा फिर बाद में इसको लिखा, लेकिन लंबवत सदिश निकालना है तो स्वाभाविक सी बात है आप चाहे पहले इसको भी लिख सकते हो इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि लंबवत सदिश यदि ऊपर की दिशा में होगा तो नीचे की दिशा में होगा वो भी तो लंबवत सदिश होगा। इसका मतलब यहां पर देखो जो मात्रक सदिश आपके पास आया है, जो लंबवत सदिश आया उसमें भी आपके पास प्लस माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह भी ले सकते हैं माइनस चिन्ह भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो मात्रक सदिश आएगा उसमें भी आप प्लस माइनस जरूर लगा दें। तो यहां पर देखो मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं, तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपके पास पहला मेथड रहा जहां पर हमने ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर दोनों को अलग अलग करके हल कर लिया। आप समझ लेते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा है। तो उसके लिए यहां पर देखो मैं पहले एक लाइन खींच देता हूं। तो देखिए अब यहां पर आप ये देखो कि आपको इन दोनों के लंबवत ज्ञात करना है, अर्थात मेथड 2 पहले लिख देते हैं हम यहां पर। आपको करना है ए
प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसके लिए करना है। अब ये लंबवत सदिश है, ध्यान रखें, क्योंकि क्रॉस जब भी करते थे तो लंबवत सदिश आता था। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया कि पहले ए प्लस बी निकाल लिया, फिर ए माइनस बी निकाल लिया, फिर हमने क्रॉस कर दिया। यहां पर हम पहले इनका गुणा करते हैं। तो देखिए ए वेक्टर का ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस तो यहां पर आ गया, ए क्रॉस बी आपके पास हो गया। फिर देखिए बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो प्लस बी क्रॉस ए आ गया। अब देखिए बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अर्थात माइनस बी क्रॉस बी आ गया, क्योंकि माइनस चिन्ह तो चल ही रहा था। फिर हमने देखा था कि खुद का खुद से यदि क्रॉस करें अर्थात सदिश गुणनफल करते हैं तो वो जीरो आता है, क्योंकि इनके बीच में आपके पास जीरो एंगल होगा, क्योंकि दोनों समान वेक्टर हैं, ये जीरो जीरो हो गए। अब देखिए ये आ गया माइनस ए क्रॉस बी, ये भी आ गया माइनस ए क्रॉस बी। क्यों हम लिख पा रहे हैं? क्योंकि बी क्रॉस ए यदि ये है प्लस चिन्ह के साथ, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी बेसिकली निकालना है। अब जो ये उत्तर है ये हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, ये एक्चुअल में इसके बराबर ही है जो आपसे पूछा गया है, सदिश लंब सदिश। मात्रक सदिश तो हम बाद में निकालेंगे। तो अब देखो ए क्रॉस बी अब केवल हम निकाल देते हैं। तो यहां पर देखो -2 ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहां देखो मैं आई जे के लिख देता हूं। अब यहां पर देखिए ए लिख देते, पहले ए आया है तो यहां पर देखो हम इसको लिख देते हैं 3 2 2। फिर देखिए यहां पर हम b को लिख देते हैं 1 2 -2 गुणांक है, तो यहां पर आपने ये लिख दिए। अब देखो i के गुणांक 2 गुणा -2 आपके पास हो गया -4 -4। अब j के लिए देखते हैं तो ये -j आ गया। अब देखो ये आ जाएगा -6 -2, तो -8 आ गया। फिर देखिए ये k के लिए देखोगे तो 3 गुणा 2 6 -2, तो ये आपके पास 4 k कैप आ जाएगा। तो यहां से अब ये देखो हमने क्या किया कि पहले इसको लिख लिया, लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं था पहले किसको लिखना है, आपको तो लंब सदिश निकालना था, तो इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस पहले ही लगा देते हैं। तो यहां पर भी आपके पास प्लस माइनस पहले ही चलता रहेगा। यहां पर भी देखिए प्लस माइनस चलता रहेगा, यहां पर भी प्लस माइनस आपके पास चलता रहेगा, और यहां पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस चिन्ह है, भले ही प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस ही आएगा। तो प्लस -2। अब देखो ये आ जाएगा -8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब यहां पर आप ये देखो कि अगर हम 4 को उभयनिष्ठ ले लें तो ये आ जाएगा +-8 -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये लंब सदिश आ गया। इसलिए अब मात्रक सदिश निकालना है तो वो आप जानते ही हैं, इसके परिमाण से हम इसका भाग कर देंगे। तो देखिए मात्रक सदिश आपके पास ये हो जाएगा +-8 तो चल ही रहा है, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप बटे, अब देखिए परमाण निकालना है तो देखो 8 तो आप ऐसे ही लिखोगे, हमने आपको बताया परमाण लिखने के लिए अंडर रूट में। अब ये देखो -2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो देखो ये 9 आएगा वर्ग में वर्गमूल के अंदर, तो इसका वर्गमूल लोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो देखो 8 गुणा 3 अंदर बन गया, तो +-8 बटे 24 ये तो बन गया। यहां से ये आ गया -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो यहां से देखो +-1 बटे 3 -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आपके पास आ गया। अब देखो यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि यहां पर तो आई कैप का गुणांक 2 है और इनका माइनस माइनस में, जबकि यहां पर उल्टा हो रहा है, ये माइनस में ये प्लस प्लस में। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आपका ये भी उत्तर सही है अगर आप ये लिख देते हैं, या अगर आप माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लें, क्योंकि देखिए प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, तो एक बार प्लस चिन्ह के साथ ओपन करना पड़ेगा, एक बार माइनस चिन्ह के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप माइनस चिन्ह को ओपन भी ले लें, तो प्लस माइनस यहां पर लिख दो 1 बटे 3, यह आ जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास लंब दिशा में मात्रक सदिश आ गया है। यहां पर दो मेथड हमारे पास इसलिए बन गए क्योंकि पहले मेथड में तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी अलग अलग वेक्टर पहले निकाले हैं, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट किया है, जबकि हमने दूसरे वाली मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट बाद में किया है। पहले हमने उनका गुणनफल वैसे कर दिया नॉर्मल तरीके से, सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद हमने एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट किया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर
आई कैप के साथ पाई बटे 3, जे कैप के साथ पाई बटे 4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से सदिश ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब आप ये ध्यान रखो कि जब भी आपके पास कोण की बात की जाए तब हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट या जिसको हम अदिश गुणनफल बोलते थे उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि मात्रक सदिश है ए वेक्टर। मात्रक सदिश का मतलब होता है कि उसका परिमाण एक है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण आपके पास एक है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लीजिएगा कि माना वेक्टर ए आपके पास है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब आप ये देखो कि ए वेक्टर तो आपने लिख दिया, इसका मतलब देखो मात्रक एक है अर्थात परिमाण एक है, इसका मतलब इसका परिमाण जो होगा वो देखो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। अब देखो यहां पर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। इसको आप कोई भी समीकरण, जैसे समीकरण संख्या हमने 1 मान लिया। अब आप ये देखो कि ए सदिश जो है अर्थात ए वेक्टर जो है वो आई कैप के साथ पाई बटे 3 का कोण बनाता है, अर्थात तुरंत आप डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे अर्थात अदिश गुणनफल का। तो देखिए ए वेक्टर डॉट आई कैप आप करोगे तो ये होता था आपके पास, देखो यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर हम इसको हल करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दो वेक्टरों का यदि डॉट प्रोडक्ट करें तो ये आता था वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और थीटा अर्थात यदि उनके बीच में कोण है तो उसका कॉस। तो जो थीटा होता था वो ए और बी का बीच का कोण है। तो यहां पर यदि आप इसको करेंगे तो ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वेक्टर का परिमाण आई कैप का परिमाण, अब देखो कॉस, अब थीटा अर्थात इनके बीच का कोण, तो आपने देखा कि इनके बीच का कोण तो पाई बटे 3 है तो यहां पर आपने कॉस पाई बटे 3 कर दिया। तो आप यहां से ये देखो एक बार कि ए वेक्टर जो है वो तो आपके पास ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो यहां पर आप देखो लिखोगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट आई कैप बराबर, देखो ए वेक्टर का परिमाण है, यहां से हमने देखा कि ये तो 1 होगा क्योंकि मात्रक सदिश है एक। ये भी देखो 1 हो गया क्योंकि आई कैप, कैप का मतलब ही होता है कि मात्रक सदिश है वो। कॉस पाई बटे 3 अर्थात कॉस 60 डिग्री अर्थात ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखो कि यहां आई कैप और यहां आई कैप है तो केवल a1 आपके पास आएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। तो a1 का मान आपके पास 1/2 आ गया, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। इसी तरीके से अब आप ये देखो कि जे कैप के साथ पाई बटे 4 का कोण दिया हुआ है आपके साथ, तो यहां पर मैं ए वेक्टर डॉट जे कैप निकालता हूं तो यह आ जाएगा ए वेक्टर का परिमाण, जे कैप का परिमाण और कॉस जो एंगल इनके बीच में है वो एंगल है पाई बटे 4। आप देख सकते हो जे कैप के साथ पाई बटे 4 का कोण था तो कॉस पाई बटे 4 आपने कर दिया। अब आप ये देखो कि ए वेक्टर जो है वो है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट जे कैप बराबर, देखो ए वेक्टर का परिमाण 1, जे वेक्टर का परिमाण 1, कॉस पाई बटे 4 अर्थात कॉस 45 डिग्री, तो ये आपके पास 1/√2 आ गया। तो जब यहां से आप हल करोगे तो देखो जे कैप का जे कैप के संग करोगे तभी आपके पास कुछ आएगा, बाकी तो डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं 0 हो जाएंगे क्योंकि लंबवत होते हैं आई और जे तथा के और जे। तो ये गुणा इसके संग करोगे तो ये आपके पास a2 आ गया बराबर 1/√2। इस तरीके से आपके पास ये समीकरण संख्या 3 हो गया। अब देखिए आपको बोला गया है कि थीटा का मान निकालना है और थीटा क्या है, के कैप के साथ बना हुआ कोण। तो सबसे पहले तो आप समीकरण संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण संख्या 1, 2 व 3 से अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें समीकरण संख्या 1 में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर दिया है बाएं पक्ष में, जबकि a1 और a2 हमें पता लग गए हैं तो हम इन तीनों की सहायता से a3 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, आपके पास हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से आप ये देखो ये आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए a3 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 और 1/2, यहां पर मैं लिख देता हूं एक साथ कोष्टक में। तो देखो ये आ गया 1 माइनस 3/4 आ गया, हल करने पर ये आपके पास 1/4 आ गया। तो ये a3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 1/4।
इसका मतलब आपके पास जो a3 आएगा वो 1/4 का वर्गमूल आएगा, अर्थात प्लस माइनस 1/2। तो a3 अभी आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1/2 अर्थात धनात्मक 1/2 भी हो सकता है और ऋणात्मक 1/2 भी हो सकता है। इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपको कोण थीटा निकालना था, तो थीटा निकालने के लिए हमने बोला था जब भी थीटा निकालना हो या कोण का यूज कहीं भी आ जाए तो आप तुरंत अदिश गुणनफल का सहारा लीजिएगा। तो यहां से आप a3 का डॉट प्रोडक्ट करोगे k कैप के साथ में, तो यहां से देखिए k कैप आपके पास आ गया। अब ये देखो आप यहां पर लिखोगे a3 वेक्टर का परिमाण, फिर देखिए आप लिखोगे यहां पर, सॉरी यहां पर a आएगा, a3 नहीं आएगा, a आएगा क्योंकि वेक्टर तो a है, a3 तो उसका k का गुणांक था। इसी तरीके से k कैप का गुणांक cos थीटा आ गया। अब a वेक्टर है आपके पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट k कैप बराबर, देखो a वेक्टर का परिमाण 1 है क्योंकि a वेक्टर एक मात्रक सदिश है, k कैप का परिमाण भी 1 हो गया इंटू cos थीटा, ये आपको निकालना है। cos थीटा निकाल पाएंगे तभी तो आप थीटा निकाल पाएंगे। तो आप यहां से देखो केवल गुणा करने पर a3 का गुणा करोगे इससे, तो ये a3 बराबर cos थीटा आ गया। अब यहां से आपके पास दो केस बन सकते हैं, या तो cos थीटा बराबर 1/2 और एक बन सकता है cos थीटा बराबर माइनस 1/2, क्योंकि देखो a3 का मान दोनों हो सकते थे इसलिए आपने दोनों केस यहां पर बना दिए। अब यहां से आप देख रहे हैं कि थीटा यदि आप निकालोगे यहां से तो वो आपके पास आएगा 120 डिग्री, या हम बोल सकते हैं 2π/3, क्योंकि cos 120 डिग्री आपके पास माइनस 1/2 होता है, और यहां से अगर आप निकालोगे तो थीटा आपके पास जो आएगा वो आएगा π/3 अर्थात 60 डिग्री। लेकिन आप एक बात को गौर करें कि आपको प्रश्न में बोला गया है कि न्यून कोण बना रहा है थीटा, न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, लेकिन आपके पास इस वाले केस में देखो थीटा ये तो 2π/3 है, ये तो 2π/3, ये तो 90 अंश से ज्यादा होता है अर्थात π/2 से ज्यादा होता है, तो इसलिए आपके पास ये वाला केस नेग्लेक्ट हो जाएगा, अर्थात आप इसको गणना में ही नहीं लेंगे, और आपके पास जो सही उत्तर होगा वो ये आ जाएगा थीटा बराबर π/3। तो इस तरीके से आपने देखो a3 निकाला था पहले, और फिर आपने यहां से a वेक्टर और k कैप जो है उसके बीच में कोण निकाल लिया जो कि π/3 के बराबर आया है। अब देखिए प्रश्न में यदि हम आगे की तरफ बढ़े तो आगे आपको बोला गया कि इसकी सहायता से a वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आपको घटक ज्ञात करने हैं तो घटक तो आपके पास यही होते हैं जो हमने a1 a2 a3 की वैल्यू निकाली है। तो देखो a1 आपके पास आया था 1/2, a2 आपके पास आया था 1/√2 और a3 बेसिकली प्लस माइनस दोनों आए थे, लेकिन प्रश्न में बोला गया था न्यून कौन सा, इसलिए आप केवल धनात्मक वाला ले लेंगे यहां पर। तो इस तरीके से ये आपके पास a वेक्टर के घटक भी आ चुके हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 को अब हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि दर्शाइए a माइनस बी a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस b आपके पास होगा। यहां पर ये चिन्ह लगाना भूल गए, यहां पर क्रॉस है यहां पर आपके पास। तो बेसिकली आपको ये दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए सबसे पहले तो देखो स्वाभाविक सी बात है बाएं पक्ष को आप हल करेंगे क्योंकि दाएं पक्ष में कोई भी आपके पास कुछ दिया ही नहीं है कि आप कर पाए उसे हल। बाएं पक्ष में आपके पास दो देखो पद दिए हुए हैं तो इनको आप आसानी से हल कर सकते हो। तो LHS अर्थात बायां पक्ष, तो देखिए ये आ जाएगा a माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो देखो अगर आप देखेंगे यहां पर इसको हल करके तो a वेक्टर का गुणा आप पहले a वेक्टर से करोगे, और ध्यान रखें क्रॉस प्रोडक्ट करना है अर्थात सदिश गुणनफल करना है। तो a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कर दिया, फिर देखिए a वेक्टर का गुणा आप b वेक्टर से करोगे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो प्लस a क्रॉस b आ गया आपके पास, फिर माइनस b का गुणा आप a से करोगे तो माइनस b क्रॉस a आ गया, क्योंकि देखो जो अचर राशि होती है जैसे -1 आएगा एक तरीके से अचर राशि तो वो सब तो भारी आ जाती है। अब माइनस b का गुणा b से करोगे तो माइनस तो आपने बाहर ले लिया, अब b क्रॉस b आप कर दोगे। तो यहां से अब ये देखो एक्चुअल में जो a क्रॉस b होता है वो आपके पास होता है a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा और n कैप मतलब लंबवत सदिश। तो अब ये देखो साइन थीटा होता है यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी दो वेक्टरों का जो कि समान है उनका यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अर्थात अगर दो वेक्टर एक जैसे हैं इनका मतलब उनके बीच में कोण तो 0 बनेगा, तो यहां पर साइन 0 लगेगा तो वो तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने आपको देखो पहले भी बताया आई
कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो ये भी तो देखो समान ही है, तो ये भी जीरो आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पहले बता चुकी हैं। अब आप इन सब बातों का देखो प्रयोग करोगे तो देख रहे हैं आप कि ये देखो आपके पास जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे वेक्टर ना क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। ये भी देखो आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि एक जैसे सदिश हैं और क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। तो देखो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए आ गया। फिर हमने देखो आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए होता है। तो इस बात का आपको प्रयोग लेना है, अर्थात अगर आप स्थान परिवर्तित करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं इस वाले में स्थान परिवर्तित करता हूं तो ए क्रॉस, मान लो मैंने ए वेक्टर पहले लिख दिया, बी वेक्टर बाद में लिखा, तो ध्यान रखें माइनस चिन्ह आ जाएगा आपके पास यहां पर। इसको मैंने ये लिख दिया, माइनस चिन्ह देखो ये भी था और यहां पर ए क्रॉस बी है आपके पास। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये ए क्रॉस बी आ गया आपके पास। अब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी अर्थात दोनों एक जैसे पद हो गए, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 गुणा ए क्रॉस बी अर्थात ए और बी का सदिश गुणनफल। और आप देखिए आपको यही सिद्ध भी करना है, तो इस तरीके से आपके पास ये आसानी से सिद्ध हो चुका है। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 पर हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है कि लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0 सदिश हो जाए। तो देखो यहां क्रॉस का चिन्ह है अर्थात आपको सदिश गुणनफल करना है। तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी सदिश गुणनफल करते हैं तो हमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मतलब उनका क्रम ध्यान में रखना होता है, जो पहले लिखा है उसको पहले ही लिखना है। तो देखिए यहां पर आप यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप है क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप आपके पास है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने देखा था पहले आप आई जे के लिख देते थे, फिर देखिए पहले ये वाला सदिश लिखा हुआ है तो इसके नीचे इसके गुणांक लिखोगे 2 6 27, फिर देखिए इसके गुणांक हम लिखेंगे तो ये आ गया 1 लैम्डा म्यू। फिर हमने देखा था जैसे हम आव्यूह को सरल करते थे, सॉल्व करते थे सारणिक निकालने में, वैसे यहां पर करेंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा आई कैप के गुणांक, देखिए 6 का गुणा म्यू से करोगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आ जाएगा माइनस जे कैप। अब देखिए 2 का गुणा म्यू से करोगे तो 2 म्यू, 1 का गुणा 27 से करोगे तो 27 आ गया और बीच में माइनस चिन्ह आ गया प्लस के कैप। अब देखो 2 का गुणा लैम्डा से करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 1 का गुणा 6 से करोगे तो ये 6 आ गया। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास आ जाएगा। अब प्रश्न में तो आपको बोला गया जीरो सदिश है और यहां से हमने हल किया इसको, तो ये आपके पास आया आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर। अब देखिए दाएं पक्ष में 0 वेक्टर है। अब इस 0 वेक्टर का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। 0 वेक्टर का मतलब यह है कि सब कुछ उसके 0 हो जाएंगे, मतलब आई कैप का गुणांक भी 0 है, के कैप का गुणांक भी 0 है और जे कैप का गुणांक भी 0 है। तो इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, आई कैप देखो इधर तो बाएं पक्ष में जैसा है वैसा लिख दो, जे कैप का गुणांक 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप का गुणांक 2 लैम्डा माइनस 6। लेकिन 0 सदिश को अभी हमने देखा ये आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब सबको 0 हो गया। अब आपने देखा था कि यदि दो सदिश आपस में बराबर हो जाएं इसका मतलब उनके घटक बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए यहां से 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि इसका गुणांक 0 के बराबर कर दिया। इसी तरीके से आप देखो जे कैप का गुणांक है माइनस 2 म्यू माइनस 27, ये भी 0 के बराबर हो गया। और तीसरा देखो आपके पास आ जाएगा, यहां से मैं इसको थोड़ा कर देता हूं, तो देखिए तीसरा आपके पास आ जाएगा ये कि 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आप ध्यान रखें कि देखो लैम्डा और म्यू दो ही वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन आपके पास 3 इक्वेशन अर्थात 3 समीकरण है, तो आप तीनों से भी निकालेंगे तब भी आपके पास बिल्कुल सही उत्तर ही आने चाहिए। अगर कहीं अलग आ जाते, कहीं किसी से अलग आता है, किसी से अलग आ जाता है, तो इसका मतलब प्रश्न में गलती है। तो अब आप ये देखो, आप पहले इसको सरल कर लो क्योंकि यहां पर केवल म्यू है। तो ये देखो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 आ गया यहां से,
तो म्यू बराबर 27/2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से देखो यहां पर इसको हल कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा बराबर 6 आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा, यहां से तो 2 ही समीकरणों से ये लैम्डा और म्यू हल हो गए। हमको जो पहला वाला समीकरण आपके पास आया था, जो कि देखो ये वाला था, इसका तो यूज ही नहीं करना पड़ा। तो ध्यान रखें, आप इसको एक बार चेक करके भी देख लें। तो देखो चेक करके देखते हैं, तो 6 गुणा म्यू का मान 27/2 माइनस 27 गुणा लैम्डा का मान 3। तो देखो 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 गुणा 27 माइनस 27 गुणा 3। तो आप देख रहे हो ये तो आपके पास जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से देखा, ये जीरो के बराबर होना चाहिए था और ये जीरो के बराबर ही आपके पास हो रहा है। इसका मतलब लैम्डा और म्यू के जो मान आपके पास आए हैं वो बिल्कुल सही मान हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को अब हम पढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0। a डॉट बी मतलब a और b का अदिश गुणनफल 0 और a क्रॉस b बराबर 0, अर्थात a और b का सदिश गुणनफल भी 0 आपको बोला गया है। तो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आखिर a डॉट बी होता क्या था। फॉर्मूला यदि हम देखें तो a डॉट बी, ये देखो आपके पास होता था वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण गुणा कॉस थीटा, और यदि हम a क्रॉस b की बात करें अर्थात सदिश गुणनफल की बात करें, तो ये आपके पास होता था वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण साइन थीटा, और साथ में एन कैप लिख देते थे। लेकिन एन कैप का केवल इतना मतलब होता था, ये लंब दिशा में इकाई सदिश होता था। तो अब ये देखो आपको बोला गया है कि ये a डॉट बी अर्थात अदिश गुणनफल 0 है। चूंकि देखिए a डॉट बी ये आपके पास 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दाएं पक्ष है ये 0 हुआ, अर्थात देखो मॉड a मॉड b cos थीटा बराबर 0, मॉड का मतलब इनका परिमाण 0 हो गया। इसी तरीके से देखो ये 0 दिया गया, अर्थात इसका दाएं पक्ष भी 0 हो जाएगा। तो आप लिख रहे हैं चूंकि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये 0 है, इसलिए आप लिख सकते हैं वेक्टर a का परिमाण गुणा वेक्टर b का परिमाण साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर 0। अब ध्यान रखें एन कैप कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, तो वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, इकाई सदिश जब बोल दिया है तो। अब यहां से आप ये देखो कि ये कभी 0 हो नहीं सकता, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एन कैप कैन नॉट बी 0, अर्थात ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। अब आप देखिए यहां से आपके पास 3 केस बनते हैं, या तो a वेक्टर का परिमाण 0 है, या b वेक्टर का परिमाण 0 है, cos थीटा 0 है। अगर cos थीटा 0 आपने किया तो थीटा मतलब 90 अंश होना चाहिए। तो अगर थीटा 90 अंश हुआ तो ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा 0, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब यहां से आपको पता लग रहा है, अगर हम इसको समीकरण संख्या 1 मान लें और इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लें, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इनका गुणांक 0 है, इनका गुणा 0 है। क्योंकि देखो cos थीटा कभी 0 नहीं हो सकता, cos थीटा अगर 0 हुआ तो sin थीटा 1 हो जाएगा, तो कभी फिर तो ये गलत हो जाएगा। ना ही कभी sin थीटा 0 हो सकता है, क्योंकि sin थीटा 0 हुआ मतलब थीटा 0 अंश हो जाएगा, तो cos थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका गुणनफल ही 0 है, और यदि इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब आपके पास 2 केस बनते हैं कि या तो a वेक्टर का परिमाण 0 है या b वेक्टर का परिमाण 0 है। अब देखिए परिमाण यदि 0 होते हैं, इसका मतलब एक ही बात होती है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि या तो a वेक्टर एक शून्य सदिश है या b वेक्टर एक शून्य सदिश होगा। तो इस तरीके से अब आपको ये कंफर्म तो नहीं पता कि आखिर कौन सा है शून्य सदिश, लेकिन ये पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो शून्य सदिश होना ही चाहिए, तभी उसका परिमाण 0 होगा, तभी आपके पास a डॉट बी और a क्रॉस बी भी 0 हो जाएंगे। तो यही केवल एक निष्कर्ष है जो हम यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। आपको बोला गया कि मान लीजिए कि सदिश a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर क्रमशः a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, b2 j कैप b3 k कैप है, इसमें b2 i कैप भी आएगा, यहां पर लिखने से गलती हो गई है, b2 i कैप भी आ गया, और
आगे आपको बोला गया कि जो सी वेक्टर है वो C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप के रूप में दिए हुए हैं। तब दर्शाइए कि A क्रॉस B प्लस सी बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जो दर्शाना है वो है A क्रॉस B प्लस C बराबर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C वेक्टर। तो ये देखो आपको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप LHS को अलग सॉल्व करें और RHS को अलग सॉल्व कर दें। तो चलिए सबसे पहले तो हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको B प्लस सी पता करना होगा। यहां पर मैं देखो एक बार A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर अलग से लिख देता हूं। A वेक्टर है आपके पास A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। B वेक्टर है आपके पास B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और C वेक्टर है आपके पास C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। अब यहां से हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको B प्लस सी करना होगा क्योंकि LHS अर्थात आप इसको हल कर रहे हो। तो यहां से देखिए पहले तो मैं लिख देता हूं A वेक्टर क्रॉस B प्लस सी। अब B प्लस सी यहां से मैं पता कर लेता हूं। तो देखिए B प्लस सी अर्थात B वेक्टर प्लस सी वेक्टर देखो आई कैप वालों को एक साथ जोड़ दो तो ये आ जाएगा B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3 के कैप। तो देखो आपने B प्लस सी वेक्टर अलग से लिख दिया है। अब देखिए यहां से बेसिकली आपको जो करना है वो A वेक्टर है आपके पास ये वाला। तो आप लिखोगे A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। क्रॉस देखो क्रॉस है तो यहां पर क्रॉस कर दिया अर्थात सदिश गुणनफल आपको करना है। B प्लस सी आप लिखोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा B1 प्लस C1 i कैप प्लस B2 प्लस C2 j कैप प्लस B3 प्लस C3 k कैप। ये आपके पास यहां से लिख दिया आपने। अब आप ये ध्यान रखो कि आपने जब दो वेक्टर लिख दिए इस तरीके से तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा था आप I ऐसे लिखते हो, J ऐसे लिखते हो और K ऐसे लिखते हो। सबसे पहले देखो यहां पर हमारे पास A वेक्टर लिखा है मतलब ये वाले लिखने पड़ेंगे हमें अभी। अब तो देखिए I का गुणांक है A1, J का गुणांक है A2 और K का गुणांक है A3। फिर अब यहां से आप लिखोगे I के गुणांक है B1 प्लस C1, J का गुणांक है B2 प्लस C2 और K का गुणांक है B3 प्लस C3। तो देखिए अब यहां से इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले I का गुणांक, I के गुणांक के लिए आप A2 का गुणा B3 प्लस C3 से करोगे तो A2 B3 प्लस A2 C3 करोगे माइनस B2 प्लस C2 का गुणा A3 से करोगे तो यह आ जाएगा B2 A3 माइनस C2 A3। क्योंकि माइनस चिन्ह था इसलिए वो सब परिवर्तित हो जाएंगे चिन्ह। फिर देखिए प्लस प्लस नहीं, यहां पर तो जैसे साढ़े निकालते थे तो वहां पर माइनस करते थे तो यहां पर भी आप माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से अब देखो J का गुणांक अगर आपको लिखना है तो यहां से देखो आप करोगे A1 का गुणा B3 प्लस C3 से। तो A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस B1 प्लस C1 का गुणा A3 से करोगे तो B1 A3 माइनस C1 A3 आ जाएगा प्लस K कैप। K कैप निकालने के लिए आप A1 का गुणा B2 प्लस C2 से करो पहले तो A1 B2 प्लस A1 C2 आ गया माइनस B1 प्लस C1 का गुणा A2 से करो तो B1 A2 माइनस C1 A2 ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। तो बस ये देखो मैंने साइड में जैसे किया था मैं यहां पर एक बार में इनको लिख देता हूं। तो I कैप का गुणांक आया है A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस B2 A3 माइनस C2 A3 प्लस J कैप का गुणांक आपके पास आया है। देखो J कैप का गुणांक माइनस में आया तो चलिए माइनस यहां पे लगा रहने देते हैं, नहीं तो चाहो तो आप माइनस उभयनिष्ठ भी ले सकते हो अर्थात अंदर भेज सकते हो। तो अगर आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया तो A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस B1 A3 माइनस C1 A3 आ गया प्लस K कैप का गुणांक देखिए यहां से आपके पास है A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस B1 A2 माइनस C1 A2। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट बाएं पक्ष में जो आप लोगों को करना था।
अब हम दाएं पक्ष पर बढ़ते हैं, क्योंकि बाएं पक्ष जितना कर सकते थे आपने हल कर दिया, इसके बाद आप हल तो कर नहीं सकते। अब हम दाएं पक्ष पर आते हैं, तो यहां पर a क्रॉस बी और a क्रॉस सी आपको इनको जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम a क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस बी यदि आप निकालेंगे तो आपको आई जे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो a के गुणांक लिखोगे a1 a2 a3 था, फिर b के लिखोगे तो b1 b2 b3 था। तो अब यहां से आप देखो आई कैप निकालने के लिए a2 का गुणा b3 से करोगे तो a2 b3 आ गया, फिर b2 का गुणा a3 से करोगे तो माइनस b2 a3 आ गया, माइनस जे कैप। अब देखिए a1 का गुणा b3 से करोगे तो a1 b3, माइनस b1 का गुणा a3 से करोगे तो b1 a3 आ गया, प्लस के कैप। अब देखो a1 का गुणा b2 से करोगे तो a1 b2 आ गया, माइनस b1 का गुणा a2 से करोगे तो b1 a2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a क्रॉस बी आ गया। इसको चाहो तो आप समीकरण संख्या 1 बोल दो, क्योंकि अभी तक आपने कोई समीकरण नहीं बोला है, एक बार देख कर लेते हैं। तो अगर नहीं बोला है तो यहां पर आप समीकरण संख्या 1 लिख दो। अब इसी तरीके से हम a क्रॉस सी निकालेंगे। a क्रॉस सी यदि आप निकालोगे तो वहां पर आपको आई जे के दोबारा ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आप पहले आई के नीचे a के गुणांक लिखोगे, तो i का है a1, j के नीचे a2 और k के नीचे a3। c के अब आप गुणांक लिखोगे तो ये आ गया c1, यहां पर लिख देता हूं c1 c2 c3। तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि i कैप, अब देखो i कैप का जब गुणांक लिखनी है तो a2 c3 माइनस c2 a3 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आप लिख देते हैं a2 c3 माइनस a3 c2 या c2 a3, बात एक ही है, माइनस जे कैप। अब देखिए जे कैप के गुणांक लिखने हैं तो a1 का c3 से गुणा करोगे, माइनस c1 का a3 से गुणा करोगे, प्लस के कैप। अब देखो a1 का c2 से गुणा करोगे तो a1 c2, माइनस c1 का a2 से गुणा करोगे तो c1 a2। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास a क्रॉस बी हो गया और ये a क्रॉस सी हो गया। लेकिन देखिए दाएं पक्ष में तो आपके पास a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी आपको बेसिकली हल करना है। तो यहां से अब देखिए आप लिखोगे RHS अर्थात दायां पक्ष, तो उसमें आपको करना था a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी अर्थात समीकरण 2 और समीकरण 3, सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखो आई कैप यहां पर है a2 b3 माइनस b2 a3, इसका भी आई कैप भी तो जोड़ेंगे इसके संग, मतलब प्लस a2 c3 माइनस a3 c2, प्लस जे कैप देखते हैं। यहां पर देखो यहां पर भी माइनस जे है, यहां पर भी माइनस जे है, तो जोड़ोगे तो मैं माइनस ही लिखा रहने देता हूं यहां पर। तो ये माइनस जे कैप आपने कर दिया। अब देखो a1 b3 माइनस b1 a3, पहले तो ये लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहां पर आप लिखोगे a1 c3 माइनस c1 a3। फिर देखिए अब हम k के गुणांक लिखेंगे, तो प्लस के कैप आपके पास आ गया a1 b2 माइनस b1 a2, प्लस इधर के कैप का गुणांक है a1 c2 माइनस c1 a2, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास RHS आ गया। तो अब आप ये देख रहे हो कि देखो LHS जो अपने पास आया है वो ये है और जो RHS अपने पास आया है वो ये है। तो देखो पहले हम I1 के गुणांक आपको मैच कराते हैं। I1 के गुणांक है a2 b3 प्लस a2 c3, a2 b3 a2 c3, फिर देखिए माइनस b2 a3 माइनस c2 a3, तो देखिए माइनस b2 a3 माइनस a3 c2। तो इस तरीके से आपने देखा जैसे हमने I1 के गुणांक आपको मैच कराए बराबर है, बाकी सब गुणांक भी बराबर है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो चुका है। तो यहां से यही आपको सिद्ध भी करना था। तो प्रश्न तो देखो आपने आसानी से हल कर दिया। अब आप एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो ये आपको सिद्ध करना था आप इसको हमेशा कंठस्थ भी कर लें, ये एक फॉर्मूले की तरह कंठस्थ करें। a क्रॉस b प्लस सी, देखिए ये आपके पास होता है a का गुणा पहले b से करो, ये हमने वैसे आपको प्रश्न में पहले यूज करके दिखा दिया है पिछले प्रश्नों में। तो ये आ गया a क्रॉस b, फिर देखो प्लस का चिन्ह है, फिर a क्रॉस c कर दोगे। तो ये बेसिकली यही देखो आपको सिद्ध करवाया था। तो अब मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि अब कहीं भी आएगा किसी प्रतियोगी परीक्षा में तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉर्मूले की तरह डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल सा जैसे गुणा में हम साचार्य नियम लगाते हैं वैसे यहां पर हम साचार्य नियम लगा रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है 1 का गुणा b माइनस सी से करो,
तो देखो पहले ए का गुणा बी से करोगे तो ए क्रॉस बी आ गया, फिर देखो ये माइनस का चिन्ह है तो यहां लगाया, फिर ए का गुणा सी से कर दो तो माइनस ए क्रॉस सी हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले इस तरीके से यहां पर हम बनाए जाते हैं। देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है यहां पर 8वें प्रश्न में, यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है, क्या विलोम भी सत्य है? और उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, अर्थात सदिश गुणनफल का, कि ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण गुणा साइन थीटा। और यहां देखो एन कैप और आता है, लेकिन एन कैप का कोई यूज नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि इकाई सदिश है लंबवत दिशा में, और कोई यूज नहीं है। तो अब देखो कि चूंकि यदि देखो यहां पर अगर आपके पास ए वेक्टर 0 वेक्टर आ गया तो आपके पास होगा कि ए वेक्टर का परिमाण भी 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यदि कोई वेक्टर ही 0 हो गया तो उसका परिमाण भी तो 0 ही हो जाएगा, मतलब उसकी लेंथ कुछ होगी ही नहीं। तो आप ये देखो, इसलिए यहां से आपके पास ए क्रॉस बी ये देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां ही यही 0 हो जाएगा। ये तो आपके पास बन गया केस 1। अब इसी तरीके से देखो केस 2 आपके पास हो सकता है कि यदि बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर हो जाए, अर्थात बी वेक्टर का परिमाण अब 0 हो जाएगा। अगर बी वेक्टर का परिमाण 0 हो जाएगा तब भी आप देखो इस पर लगाओगे तो यहां पर ये 0 हो गया, तो इसलिए फिर आप बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी फिर दोबारा 0 हो जाएगा। तो आपको यहां से देखो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि यदि ए वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए तब ए क्रॉस बी का मान 0 होता है। अब आपको बोला गया है कि क्या इसका विलोम भी सत्य है, तो चलिए जानते हैं क्या इसका विलोम सत्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि विलोम सत्य होने के लिए अब यहां पर आप उल्टा करेंगे, यहां पर आप पहले ए क्रॉस बी इसको 0 देख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यदि ये 0 है तो इसका फॉर्मूला तो होता है वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर 0। एन कैप हमने आपको बता दिया केवल इस बात को प्रदर्शित करता है कि लंबवत दिशा में इकाई सदिश है, और कोई इसका यूज नहीं है। अब ये देखो ये एक्चुअल में 0 मान लीजिएगा नहीं है, ये भी 0 नहीं है, लेकिन साइन थीटा 0 हो सकता है। कब? तो यहां पर मैं लिख देता हूं यदि साइन थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब थीटा क्या हो जाए 0 अंश हो जाए। इसका मतलब यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो जाए, अर्थात समांतर सदिश हो जाएं, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो मतलब ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाँ इसके अलावा ये कुछ और भी हो सकता है। तो आपको समझ में आया कि विलोम जरूरी नहीं है सत्य हो ही, उन केस में विलोम सत्य नहीं होगा जब ए और बी समांतर हो जाए। तो आपने देखा कि ए क्रॉस बी यदि 0 हो जाए तो 3 केस थे आपके पास। पहला केस ये हो गया यदि साइन थीटा बराबर 0 हो गया। केस 2 हो गया यदि वेक्टर ए का परिमाण 0 हो जाए, अर्थात ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हो जाए। और केस 3 हो जाएगा आपके पास जब बी वेक्टर का परिमाण 0 हो जाए, अर्थात बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर हो जाए। तो आपने देखा कि विलोम में देख रहे हैं आप 3 केस बन रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको तो बोला गया था विलोम सत्य है क्या, ये पूछा गया था, तो इसमें 2 ही केस दिए गए थे। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इन 2 केस के अलावा भी तीसरा केस है जब उनके बीच में कोण 0 हो जाए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि विलोम जरूरी नहीं है कि सदैव सत्य ही हो सकता है वो सत्य भी हो सकता है तब वो असत्य बन जाए। अब लेकिन आपको बोला गया कि चलिए वो तो ठीक है, आपने बताया उत्तर, अब आपको उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो देखिए हमने आपको तुरंत बताया कि इस केस में हो सकता है कि विलोम सत्य ना हो, मतलब जब दोनों समांतर सदिश हो जाएं। तो देखिए आप कोई से भी समांतर सदिश ले सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपके पास बना देता हूं। ए वेक्टर मैंने आपको देखो लिखा, मान लीजिएगा आई कैप प्लस के कैप। तो बी वेक्टर आप ए वेक्टर का कोई भी समांतर सदिश लिख दो, मतलब लेमडा टाइम्स आई प्लस के लिख दो या लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। तो लेमडा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, -2 4 -8 5 कुछ भी। तो यहां से जैसे आपने मान लो 2 रखा तो 2 आई कैप प्लस के कैप कर दो। तो यहां से देखो ए क्रॉस बी यदि हम निकालेंगे तो देखिए हम दोबारा वही आई जे के लिखेंगे। अब देखो यहां पर आप ए के
पहले लिखोगे ए के जो घटक हैं, आई के नीचे 1, जे के नीचे 0, के नीचे 1। यहां पर अब बी के लिखोगे 2 0 2। तो देखो आपके पास आ जाएगा ये आई कैप 1 गुणा 2 2 माइनस 2 गुणा 1 ये भी 2 आ गया, प्लस जे कैप 2 गुणा 1 2 माइनस 2 प्लस के कैप 0 माइनस 0। तो इस तरीके से देखो ये भी देखो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और के कैप तो 0 है ही। तो यहां पर भी आपने देखा ए क्रॉस बी 0 हो गया। तो आपने देखा यहां पर ए वेक्टर का परमाणु देखो 0 नहीं है, क्योंकि देखो परमाणु निकालोगे तो अंडर रूट 2 है, यहां पर परमाणु निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 है। तो आपने देखा परमाणु 0 ना होते हुए भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो यही हमने बेसिकली हमें बताना था कि विलोम जरूरी नहीं है हमेशा सत्य ही हो। तो ऐसा एक नहीं है कि एक ही उदाहरण हो, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है पहला वेक्टर तो आप कैसा भी मान लें, कैसा भी, जैसे मान लीजिएगा आपने ये लिख दिया। अब जब भी आपको इसका उदाहरण लिखना हो तो आप किसी का भी गुणा करके ए वेक्टर में लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं -3 का गुणा कर देता हूं तो -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो अगर आप यहां पर भी ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो ध्यान रखें 0 वेक्टर ही आएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, 0 वेक्टर ही आएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए दिया हुआ है 1,1,2, बी शीर्ष दिया हुआ है 2,3,5 और सी वाला शीर्ष दिया हुआ है 1,5,5। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम एक त्रिभुज एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको प्रश्न ढंग से समझ में आ जाए। तो मान लीजिएगा ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हमने बना लिया। ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब ये देखो ए के शीर्ष आपको बोले गए 1,1,2, बी के शीर्ष बोले गए 2,3,5 और सी के शीर्ष बोले गए 1,5,5। ध्यान रखें सबसे पहले तो ये आपके पास शीर्ष हैं। तो देखिए अगर आप ए बी वाला सदिश निकालना चाहते हैं, अर्थात ए से बी के बीच में सदिश निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए आसानी से निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर भी निकाल सकते हो, आप ए सी वेक्टर भी निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे बोलता है कि नहीं आप ए बी वेक्टर नहीं बी ए वेक्टर निकालें, तो भी वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप वेक्टर तो आसानी से निकाल सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। अब उसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। और देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल करेंगे। तो पहले मेथड से हम जो बात यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान रखें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमेशा 1/2। देखिए अगर आप बी से देख रहे हैं तो बी को अगर आपने शीर्ष से लिया है तो बी से देखो आपके पास दो वेक्टर आ रहे हैं बी ए और बी सी। तो बी ए क्रॉस बी सी वेक्टर आप कर देंगे, या तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप चाहें 1/2, अगर आप सी वाला शीर्ष ले लेते हैं तो सी वाले शीर्ष से देखो दो वेक्टर आपके पास दिखेंगे सी ए और सी बी। ध्यान रखें सी से ही स्टार्ट होने वाले होने चाहिए, तो सी ए क्रॉस सी बी। तो देख रहे हैं सी मैंने पहले लिखा है, यहां पर देखो बी पहले लिखा था। अगर आप चाहें तो यहां से आप 1/2 अब ए से स्टार्ट होने वाले लिख सकते हो। तो देखो ए से स्टार्ट होने वाले ए बी और ए सी आएंगे, तो ए बी क्रॉस ए सी बी लिख सकते हो और इसका परिमाण। तो देख रहे हैं आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास तीन एक तरीके से फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही है, लेकिन यहां पर हमने तीन शीर्ष दिए थे एबीसी, तो उसके हिसाब से तीन फॉर्मूले कुछ भी बना दिए। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं यहां पर। तो चलिए अब हम यहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर देखो ए बी सी शीर्ष लिख लेता हूं। मान लीजिएगा आप यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 बी ए क्रॉस बी सी वाला। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बी ए निकालना होगा, बी ए सदिश, अर्थात तो देखो बी ए सदिश हो जाता है बिंदु ए के निर्देशांक माइनस बिंदु बी के निर्देशांक या पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। तो देखो बी के स्थिति सदिश आपके पास है यहां पर 2 3 5 और ए के हैं 1 1 2। तो यहां पर आप लिखोगे ए के स्थिति सदिश अर्थात आई प्लस जे प्लस 2 के माइनस बी के स्थिति सदिश लिखोगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो देखिए बी ए निकाल लेते हैं। तो वो आपके पास देखो आई कैप में से 2 आई कैप घटाओगे तो माइनस का आई कैप, जे कैप में से 3 जे कैप घटाओगे तो माइनस का 2 जे कैप, और 2 के कैप में से माइनस का 5 के कैप करोगे तो माइनस का 3 के कैप आपके पास आ जाएगा। तो ये बी ए का स्थिति सदिश आ गया। अब इसी तरीके से आप देखो बी ए निकाला तो अब बी सी निकालना पड़ेगा।
तो बी सी निकालते हैं, तो बी सी आपके पास आ जाएगा सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। तो देखिए सी का स्थिति सदिश है 1 5 5, तो यहां से अब आप देखो इसको लिख सकते हो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस बी का स्थिति सदिश अगर आप देखोगे तो वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब आप ये देखो कि जो बीसी वेक्टर है वो आपके पास देखो हल करके आ जाएगा, आई में से 2 आई घटाना है तो मतलब माइनस का आई कैप, 5 जे में से 3 जे घटाना है प्लस 2 जे कैप, और 5 के कैप में से 5 के कैप घटाना है तो ये तो बेसिकली घट ही जाएगा, तो जीरो ही आएगा, तो आपने कुछ लिखा ही नहीं यहां पर। तो आपने बी ए वेक्टर निकाल लिया और बीसी वेक्टर निकाल लिया। अब जरूरत पड़ती है बी ए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर की। तो देखो चाहे आप बी ए निकाल क्रॉस बीसी करो चाहे बीसी क्रॉस बी ए करो, कोई भी फर्क नहीं है, पहले किसी को भी लिख लो, भले ही माइनस चिन्ह का अंतर आएगा, लेकिन परमाण हमें निकालना है। तो परमाण निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं कि हमेशा उत्तर आपका हमेशा धनात्मक ही आएगा, तो चाहे कैसा भी ले लें आप। तो मान लीजिएगा मैं बी ए को पहले लिखता हूं, तो देखिए यहां पर तो आप लिखोगे आई जे के। अब देखो बी ए के नीचे बी ए लिखना है तो मतलब आई के नीचे आप लिखोगे -1 -2 -3, यहां हो जाएगा -1 2 0। तो देखिए यहां पर अगर आप आई कैप लिखोगे तो आई कैप देखो आपके पास आ जाएगा -2 गुणा 0 अर्थात 0, -2 गुणा -3 -6, लेकिन माइनस पहले से है तो ये +6 हो गया, माइनस जे कैप। अब देखो ये आपके पास आ गया -1 गुणा 0 मतलब 0, -1 गुणा -3 मतलब -3, तो ये -3 आ गया, प्लस के कैप। अब देखो -1 गुणा 2 -2 और ये +2 बन जाएगा, सॉरी ये -2 ही आ जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह पहले से ही होता है। तो ये 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप आपके पास बन गया। तो ये आपके पास आ गया बी ए क्रॉस बी सी आ गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपने देखा था, फॉर्मूला तो आपने ये वाला लगाया था 1/2 बी ए क्रॉस बी सी जो आएगा उसका परिमाण। तो बी ए क्रॉस बी सी आपके पास ये आया है 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप, तो 1/2 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप आपके पास यहां से आ गया। इसका परिमाण आपको निकालना होगा, तो 1/2 परिमाण आपने निकालना सीखा है किसी भी सदिश का। 6 का वर्ग हो गया 36, 3 का वर्ग हो गया 9 और -4 का वर्ग हो गया 16। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये देखिए √61 आ गया। तो इस तरीके से देखो, अब √61 को तो आप हल कर नहीं सकते, तो आप इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो मात्रक लिखना होगा तो क्षेत्रफल है इसलिए मात्रक वर्ग इकाई में आप लिख देंगे। तो आपके पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया √61/2 वर्ग इकाई। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया। अब हम समझते हैं कि आखिर दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा था जिसको हम प्रयोग करने का आपको बोल रहे थे। तो ये मेथड 1 था जिसमें आपने सदिश गुणनफल का सहारा लिया। अब मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 देखते हैं तो देखिए मेथड 2 में हम इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे और फिर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे जो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं आपको पता है तो आप हीरो फॉर्मूला लगाकर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए हमने बी ए और बी सी निकाल लिया है। जहां पर देखिए बी ए कैप देख लेते हैं आपके पास आया है। सबसे पहले बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं, परिमाण हम बाद में निकालेंगे। तो बी ए वेक्टर देखिए आपके पास आया है यहां से -i -2j -3k, तो -i -2j -3k। बी सी वेक्टर देखो आपके पास आया है यहां से बी सी वेक्टर है -i + 2j। अब देखो हमने ए सी नहीं निकाला तो हमको वो तो निकालने की आवश्यकता होगी, तो यहां से हम ए सी वेक्टर निकालेंगे, ए सी या सी ए कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो देखिए सी का स्थिति सदिश है आपके पास आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए का स्थिति सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अब ये देखो अगर आप इसको हल करोगे तो ए सी वेक्टर आपके पास आ जाएगा यहां से, देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 5 जे में से जे घटाओगे तो 4 जे कैप आ गया, 5 के कैप में से 2 के कैप घटाओगे तो प्लस का 3 के कैप आपके पास आ जाएगा। अब हम इनके परिमाण निकाल लेते हैं। तो बी ए वेक्टर का परिमाण देखिए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 4 + 9 अर्थात अंडर रूट में 14। बी सी वेक्टर का परिमाण आपके पास आ जाएगा यहां से देखिए अंडर रूट में 1
का वर्ग मतलब -1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट में 5 आ गया। और देखिए आपके पास AC वेक्टर का परिमाण जो होगा वो आ जाएगा यहां से अंडर रूट में 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, अर्थात अंडर रूट 25 मतलब 5 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। अब यहां पर आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा बी ए वेक्टर है, इसका मतलब ए और बी के बीच की लेंथ, इसको हम स्मॉल सी मान लेते हैं। इसको हम बी और सी के बीच की लेंथ है, इसको हम ए मानते थे, और ए और सी के बीच की लेंथ को हम बी मानते थे। तो सबसे पहले तो आप एस निकालोगे, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर देखिए आपके पास हीरो सूत्र रहता था फॉर्मूले निकालने के लिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहां पर मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप करना आपने आप कर सकते हैं। ये होता था आपके पास अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरीके से आप यहां पर यूज करके निकाल सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, देखिए दोनों मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन इस मेथड में हमारे पास थोड़ी कठिनाइयां आएंगी सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अपने पास जो भुजाएं आई हैं वो वर्गमूल के अंदर हैं, अर्थात अंडर रूट के अंदर है। तो वहां पर हमको जोड़ना, घटाना, गुणा करना थोड़ा कठिन सा होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर करेंगे तो यहां से भी आपका बिल्कुल वही उत्तर आएगा जो आपका मेथड 1 से आया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आपको बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर दिया हुआ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित हैं। तो देखिए आपको यहां पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, क्योंकि अगर चित्र आप समझ गए तो आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास ए बी सी डी ये सीड्स हैं। अब आप ये देखिए यहां पर आपको सीड्स के स्थिति सदिश ना देकर भुजाओं के स्थिति सदिश दिए। देखिए संलग्न भुजाएं करके दिया हुआ और स्थिति सदिश दिए हुए, और फिर बोला गया संलग्न भुजाएं हैं। ये संलग्न मतलब एक दूसरे से जो जुड़ी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा ए वेक्टर ए बी वाली भुजाएं है आपके पास, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो अब ए बी वाली भुजा के संग देखो या तो बीसी वाली भुजा या एडी वाली भुजा, कोई सा भी एक आप मान लो बी वेक्टर। तो मान लीजिए आपने ये मान लिया बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। तो यहां से अब ये देखो जब भी आपके पास भुजाएं पता होंगी तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा था, आप जानते हैं कि यदि हम ए से सी को जोड़ देंगे तो ये दो बराबर तथा सर्वांगसम त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, एडीसी और एबीसी। तो चलिए मैं केवल आपको जोड़ के एक बार दिखा देता हूं। देखिए अगर आपने ए से सी को जोड़ा तो आप दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक तो एबीसी और एक एडीसी। और आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में यदि हम किसी एक विकर्ण को मिला दें तो दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। अर्थात इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और इसका 2 गुना कर दो। तो इस तरीके से अब हम एबीसी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 गुना कर देंगे। तो देखो 2 गुणा 1/2। देखिए अभी मैं फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूं, फिर हमें वो याद रखना है फॉर्मूला हमें। तो देखिए 2 गुणा समान 1/2। अब देखिए आपके पास होता था ए बी वाली भुजा, अगर आप बी ए लिख सकते हो तो बी ए क्रॉस बी सी लिख दो, नहीं तो ए बी क्रॉस कुछ भी करके लिख दो। तो हमने आपको यही बताया था बी ए क्रॉस बी सी मान लो आपने लिख दिया, ये हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप ये देखो वहां पर हमें ए और बी इन शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए थे, तब हम बी ए निकाल देते, मतलब भुजा का वेक्टर। यहां पर आप देख रहे हैं यहां से पहले ही आपको वेक्टर दिया हुआ है भुजा का, तो आपको दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, और आपके पास आ जाएगा बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां पर देखिए कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि हमें ये तो नहीं पता कि जो ए वेक्टर है वो बी ए वेक्टर है या ए बी वेक्टर है। तो हमने आपको बताया कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब परिमाण आप निकाल लें तो परिमाण निकालने में तो हमेशा धनात्मक चिन्ह ही आएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए सोचने में। तो चलिए ये देखो फॉर्मूला आ गया, बस इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ रखेंगे। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हम ए क्रॉस बी सबसे पहले निकाल लेते हैं एक तो देखो उसके लिए हमने देखा है आई जे के लिखते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अर्थात सदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो देखो अब
पहले ए के लिख देते हैं, 1 माइनस 1 3। ऐसा नहीं है कि पहले आप बी के भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बार बार आपको बोल रहे हैं इसमें माइनस प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परिमाण तो समान ही आएगा। फिर बी के लिख लेते हैं 2 माइनस 7 1, तो ये आपने लिख दिया। अब आप देखो कि ए क्रॉस बी यदि लिख रहे हैं मतलब आई कैप, तो देखो माइनस 1 गुणा 1 माइनस 1 माइनस माइनस 7 गुणा 3 माइनस 21 हो गया, लेकिन माइनस पहले से तो ये प्लस का 21 आ गया, माइनस जे कैप आ गया। अब देखो 2 का गुणा 3 से करोगे, सॉरी पहले 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आ गया, माइनस 2 का गुणा 3 से करोगे तो ये 6 आ गया, प्लस के कैप। अब देखो 1 का गुणा माइनस 7 से करोगे तो माइनस 7, माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से करोगे तो माइनस 2 आया, लेकिन माइनस पहले से तो ये प्लस का 2 हो गया। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ए क्रॉस बी अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल आ गया है। देखो इसको हल करोगे तो 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये आपके पास आ गया। अब आप ये देखो कि यहां से आपको तो ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, अर्थात इस सदिश का परिमाण निकालना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग। तो अब आप ये देखो यहां से ये हो जाएगा आपके पास 20 का वर्ग 400 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस माइनस 5 का वर्ग, ये भी 25 आ गया आपके पास। तो यहां से अब ये देखो, अब ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 450। तो अब अंडर रूट में 450 आया, आप देखो इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 15 गुणा 15 गुणा 2, क्योंकि 225 गुणा 2 लिखा, 225 को हमने 15 गुणा 15 लिख दिया। तो आप इसको देखोगे तो ये 15 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी का परिमाण आ गया। अब आपको तो क्षेत्रफल निकालना था, तो इसलिए आपने सीखा था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ए क्रॉस बी का परिमाण ही होता है, जो आपने अभी निकाला है। तो बेसिकली वो तो आपने निकाल ही लिया पहले, तो यही आपके पास उत्तर हो जाएगा, अर्थात 15 अंडर रूट 2। अब चूंकि क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, तो आप यहां पर वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न संख्या 10 हल हो जाएगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया कि मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि सदिश ए का परिमाण है 3 और सदिश बी का परिमाण है अंडर रूट 2/3। तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। और आप देखिए आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। बेसिकली आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि ए क्रॉस बी अर्थात ए और बी का सदिश गुणनफल, ये होता है ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप। यहां पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एन कैप होता है ये होता है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। तो ये आपके पास एन कैप का मतलब होता है, इकाई सदिश है, इसका मतलब परिमाण 1 होगा इसका। तो ये केवल दिशा के लिए लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप देखो इनको देखोगे तो ये सब अचर संख्याएं हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये सदिश गुणनफल है तो सदिश आना चाहिए, तो सदिश के लिए मतलब दिशा होनी चाहिए, तो इसलिए एन कैप लिखा जाता है केवल। बाकी जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थात परिमाण होता है वो यहां से ही आपके पास आता है। अब ये देखो आप, अगर आप ए क्रॉस बी इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो आपको देखो वेक्टर ए का परिमाण दिया हुआ है 3 और वेक्टर बी का परिमाण आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2/3। तो चलिए यहां पर आप देखिए इसको हल करोगे तो ए क्रॉस बी ये आ जाएगा आपके पास 3 गुणा अंडर रूट 2/3 गुणा साइन थीटा गुणा एन कैप। तो देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अंडर रूट 2 साइन थीटा एन कैप। अब आप देख रहे हैं प्रश्न में आपको बोला गया था कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है मतलब इसका परिमाण 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं मात्रक सदिश या इकाई सदिश का मतलब होता है कि परिमाण 1 होना चाहिए। तो अब यहां पर आप परिमाण निकालते हैं, अर्थात दोनों तरफ परिमाण निकालना पड़ेगा, तो यहां पर भी आप परिमाण निकालेंगे, तो ये अंडर रूट 2 साइन थीटा एन कैप हो गया।
तो यहां पर आप देख रहे हैं वेक्टर तो केवल एन कैप है आपके पास, ये तो एक अचर राशियां हैं √2 और साइन थीटा। तो देखो इसका परिमाण प्रश्न में आपको दिया है 1 बराबर √2 साइन थीटा, ये तो अचर राशियां हैं तो इसको तो आपने बाहर लिख लिया और आपके पास आ गया एन कैप का परिमाण। तो इस तरीके से आप ये देखिए 1 बराबर √2 साइन थीटा, एन कैप नाम से ही जैसा पता है हमें कैप लगा हुआ है अर्थात इकाई सदिश है, मतलब मात्रक एक है, और वैसे भी हमें पता था, हमने सीखा था कि एन कैप का मतलब होता है ए व बी के लंबवत इकाई सदिश, तो इसका परिमाण 1 आएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं साइन थीटा का मान आपके पास 1/√2 हो जाएगा। ये साइन थीटा है लेकिन आपको तो इनके बीच का कोण ज्ञात करना था, अर्थात थीटा जो होगा वो आपके पास 45 अंश, या अगर आप इसको रेडियन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो π/4 रेडियन हो जाएगा। तो अब ये देखो आपको तो जो 4 विकल्प दिए गए थे उनमें सही विकल्प का चुनाव करना है, तो चलिए देखते हैं कि कौन से विकल्प में आपके पास π/4 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं विकल्प बी में आपके पास यहां पर देखो π/4 लिखा हुआ है, अतः विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 10.4 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि एक आयत के शीर्ष A, B, C और D जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप, i कैप -1/2 j कैप प्लस 4k कैप और -i कैप -1/2 j कैप प्लस 4k कैप है, उसका क्षेत्रफल है। और देखिए आपके यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं A, B, C तथा D, और आपको सही विकल्प का चुनाव कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक आयत आपको बनाना होगा, तो हम एक आयत बना लेते हैं ताकि अगर आपको चित्र समझ में आ जाएगा तो प्रश्न करना काफी आसान हो जाएगा आपके पास। तो इसके शीर्ष दिए हुए हैं 4 A, B, C, D, तो देखिए हमने A, B, C, D शीर्ष लिख दिए। अब आप देख रहे हैं इन शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए हैं, तो ध्यान रखें ये भुजाओं के नहीं है, ये शीर्षों के हैं। तो देखो A का स्थिति सदिश है यहां पर -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरीके से B का स्थिति सदिश है आपके पास ai कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप। C का स्थिति सदिश ये है आपके पास i कैप -1/2 j कैप प्लस 4k कैप, और D का स्थिति सदिश है आपके पास -i कैप -1/2 j कैप प्लस 4k कैप। तो देखो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए दो तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे आपके लिए। मेथड वन में हम थोड़ा लेंदी प्रोसेस अपना रहे हैं जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज अर्थात सदिश गुणनफल का यूज करना है। अब वो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि आयत भी तो एक समांतर चतुर्भुज ही है, तो अगर हम कोई भी एक विकर्ण को जोड़ दें, जैसे हमने मान लीजिएगा AC को जोड़ा, तो आप देख रहे हैं दो त्रिभुज आपके पास बन गए, एक तो ABC त्रिभुज बना और एक ADC बन गया, और ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम त्रिभुज आते हैं, आपने सीखा था। तो अगर आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो ये हो जाएगा आपके पास आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, जैसे हमने मान लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अब देखो ABC का क्षेत्रफल लिखने के लिए हमने आपको बताया था 3 फॉर्मूले थे एक तरीके से, आप C वाले सीट से लिखना चाहते हो, B वाले से या A वाले से लिखना चाहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिएगा आप A वाले सीट से लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, और इसका परिमाण आपके पास देखो ये चल ही रहा है, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा। तो बेसिकली आपको जो हल करना है इस प्रश्न में वो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर करना होगा। तो देखिए अब यहां से हम देखिए AB वेक्टर सबसे पहले निकाल लेते हैं। AB वेक्टर मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, मतलब इसमें से B वाले में से A वाले को घटा देना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2i कैप और बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो मैंने एक बार में 2i कैप लिख दिया। अब AC वेक्टर निकालते हैं अर्थात C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो आप C में से A को घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, तो ये आपने देखो 2i कैप प्लस j कैप लिख दिया। अब ये AC वेक्टर आ गया। अब जैसे आपने ये पता किया, इसलिए अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आप लिखेंगे, यह आ जाएगा
दो आई कैप क्रॉस दो आई कैप प्लस जे कैप। तो देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप चाहो तो आई जे के करके लिख दो, नहीं तो हमने आपको एक तरीका और भी बताया था, आई जे के एक व्रत में चलते हैं एक के पीछे एक, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलिए वैसे ही कर देते हैं, इसके नीचे लिख के, तो ये आ जाएगा 2 1 0। तो देखो आई का गुणांक हो जाएगा यहां से 2 आई कैप हो गया। जे के लिए देखिए आपके पास 0 आ जाएगा और के के लिए आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2 के कैप यहां से आ गया। तो इस तरीके से, अच्छा आई के लिए यहां पर ध्यान रखें, आई के लिए आपके पास 0 आएगा, इसका आप ध्यान रखें, यहां मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसका परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आयत का क्षेत्रफल आ गया 2 वर्ग इकाई, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास पहला मेथड रहा। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर दूसरा मेथड कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरे मेथड में हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम सीधे लंबाइयों का यूज करेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेथड 2। तो मेथड 2 में हम यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई का यूज करेंगे। तो देखो आप कोई भी एक लंबाई और कोई भी एक चौड़ाई निकाल लो, जैसे आप ए बी निकाल सकते हो और बीसी निकाल लो, क्योंकि देखो ए बी हम पहले ही निकाल चुके हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं ए बी निकाल लेंगे, और बीसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ए बी वेक्टर आप निकालोगे, तो वो आपके पास आया 2 आई कैप। अब आप देखो, अब बीसी वेक्टर निकालोगे अर्थात सी में से बी को घटाओगे, तो आपके पास ये माइनस जे कैप आ जाएगा। तो बीसी वेक्टर आपके पास आ गया माइनस का जे कैप। अब यहां पर देखो ए बी वेक्टर का परिमाण देखो, अर्थात ए बी वाली भुजा की लंबाई, ये आ गया 2, और बीसी वेक्टर का परिमाण देखोगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, तो वो आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 2 गुणा 1 आ जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। तो यहां से भी आप देख रहे हैं कि उत्तर आपके पास बिल्कुल सेम ही आएगा, चाहे आप कोई से भी मेथड से हल करें।